नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक फिर से एक आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। अब स्टाइल बाज़ार है क्या? इसका बिज़नेस मॉडल्स क्या है? कंपनी किस तरीके से काम करते हैं? कहाँ-कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? सब कुछ मैं डिटेल्स डेटा आपके साथ रखूँगा, उसके साथ-साथ फाइनेंशियल डिटेल्स, उसके बाद मेरा ओपिनियन क्या है इस आईपीओ के ऊपर ज़रूर मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि जितने सारे प्रीवियस मैंने आईपीओ के ऊपर डिस्कशन किया हूँ, जिस तरीके से मैंने ओपिनियन रखा, उसी ओपिनियंस लिस्टिंग गेन में ही देखने को मिला। जैसे ओला के ऊपर, साथ ही साथ ओरिएंट के ऊपर और भी बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर मैंने डिस्कशन किया हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा स्टाइल बाज़ार के ऊपर, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखिए स्टाइल बाज़ार के बारे में बात करूँ तो आपको अलग-अलग स्टेट में इस कंपनी का जो शॉपिंग मॉल्स है, वो आपको दिखेगा। वो भी टोटली गारमेंट्स के ऊपर, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कैटेगरीज़ में आपको गारमेंट्स देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूँगा यहाँ पे। चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में एक बात देख लेते हैं। जैसे कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? 2013 और कंपनी का नाम है बजाज स्टाइल रिटेल लिमिटेड। तो बजाज स्टाइल रिटेल रिटेल लिमिटेड इसका नाम है। इज़ ए फैशन रिटेलर ऑप मतलब ऑपरेटिंग इन द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। दोनों ही जगह पे इसका मेनली बिजनेस है, वो भी वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में। क्योंकि अगर इसका पिक्चर ज़्यादा देखेंगे तो आपको ज़्यादा दो ही स्टेट दिखेगा। हाँ, अभी कुछ-कुछ अलग स्टेट में कंपनी बिजनेस को फैला रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। बेसिकली कंपनी स्टार्ट हुआ वेस्ट बंगाल से, अभी ओडिशा में भी बिजनेस कर रहा है, दोनों जगह पे कंपनी मेनली बिजनेस कर रहा है। द कंपनी ऑफर्ड आप देख सकते हैं अपैरल फॉर मेन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स एंड साथ ही साथ इन्फिनिट्स जो मतलब जनरल जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर। तो होम फैशंस मतलब मतलब होम घर के मतलब घर को सजाने के लिए जो गारमेंट्स यूज़ किया जाता है वो भी इस कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ बाकी तो मेन वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है ही। तो कंपनी के ऊपर बाकी देखा जाए तो कंपनी बिज़नेस कितना ग्रोथ कर रहा है वो देख लीजिए। कंपनी 2024 के 31 मार्च के डेटा के हिसाब से टोटल कंपनी का स्टोर्स कितने बने? आप देख सकते हैं स्टोर एवरेज 9046 स्क्वायर फीट एंड वेयर मतलब स्टाफ्ड बाय द ट्रेंड एम्प्लॉय, मतलब कंपनी बता रहा है कि खुद की जो स्टाफ है बहुत वेल ट्रेंड है और कंपनी का 9000 मतलब 9046 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो वो कितना एरिया है आप एक बार जरूर सोचिएगा। उसके साथ ये भी बताया जा रहा है, देखिए द कंपनी ऑपरेट्स ओडिशा, बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़। तो कुछ अलग अलग स्टेट में कंपनी खुद के बिजनेस को फैला कर रखा। तो कितने स्टेट में? ओवरऑल 9 स्टेट में। कितने स्टोर्स है? 162 स्टोर्स देखने को मिलेगा। अभी इसका जो कंपटीटर्स है ना, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले इस कंपनी के बारे में तो चर्चा कर लीजिए, मतलब सॉरी, कंपनी के बारे में तो जान लीजिए। देखिए द कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजाइनिंग एंड मतलब मार्चेंट मतलब जो बताया जा रहा है कि मार्चेंडाइजिंग टीम्स 57 पर्सनल हुज हैव एक्सपीरियंस, मतलब खुद की गारमेंट्स का फैक्ट्रीज भी है जहाँ से कंपनी प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं और उसको बेचते भी है। साथ ही साथ बाहर से भी टेक्सटाइल को खरीदते हैं, उसको भी बेचते हैं। तो कंपनी की मोटा मोटी बिजनेस के बारे में बात करूँ तो जो कंपनी का मतलब मतलब मॉल्स होते हैं, जिस तरीके से गारमेंट्स का मॉल्स होते हैं, उसी के प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉल्स के ऊपर जाकर भी देख चुका हूँ कि देखिए आज ऑनलाइन का दुनिया में जैसे गारमेंट्स इंडस्ट्रीज में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, साथ ही साथ मीशो और भी कितनी सारे कंपनीज है। अगर आप सोशल मीडिया में है तो आपको बहुत सारे कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो गारमेंट्स का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो कितने सस्ते दामों में और कम खर्चे में वो सारे प्रोडक्ट्स आपको डिलीवरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी में बूस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कंपनी को करना पड़ेगा, और मैं खुद जाकर देख भी चुका हूँ। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका कंप्यूटर, चलो एक बार दिखा ही देता हूँ आपको, तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए वी मार्ट, तो वी मार्ट एंड वी टू रिटेल और साथ ही साथ बजाज स्टाइल रिटेल के ऊपर भी मैं मतलब एक बार जा चुका हूँ। तो इस सारे चीज को मैंने जब वेरीफाई करके देखा कि वहाँ पे कस्टमर जो है ना, वो कस्टमर जाते तो है मगर उतना प्रोडक्ट वो बेचते नहीं है जितना बेचा जाता है ऑनलाइन में। तो देखिए जब भी कोई फेस्टिवल का माहौल होता है उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है, बाकी टाइम तो मॉल्स खाली ही रहता है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर के ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर काम करने में आपको थोड़ा-सा एनालिसिस करना चाहिए। हाँ, कंपनी में कितना दम है, बाकी कंपनी से वो देख लीजिए। जैसे अर्निंग पर शेयर,
जैसे वी मार्ट के जो रिटेल का जो बिजनेस है उसके 48 नेगेटिव में है, 48% नेगेटिव में है। और वी टू जो रिटेल कंपनी है उसके 8% पॉजिटिव है। और बाजार स्टाइल रिटेल के ऊपर 3% है। मतलब इसका जो कंप्यूटर है, जितने सारे कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पे तो कमियां देखने को मिला। बाकी अर्निंग पर शेयर के साथ साथ अगर पी रेशियो को देखा है तो बहुत हाई पी रेशियो देखने को मिला। जहाँ पे वी टू का भी पी रेशियो बहुत हाई है और बजाज स्टाइल का भी पी रेशियो बहुत हाई है। मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या सही में इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स स्ट्रॉन्ग है? अगर उसको दिखने हैं तो आपको कंपनी को यहाँ पे आना होगा। देखिए कंपनी का टोटल जो एसेट है वो करीबन 1165 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यूज कंपनी कमा रहे 982 करोड़, अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है सर 21 करोड़। देखिए कंपनी का रेवेन्यूज हो रहा है 980 करोड़, उनमें कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 21 करोड़। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कर्जा भी है। अभी चलो कर्जे के ऊपर ही चले जाते हैं। देखिए 178 करोड़ कर्जा, तो 1982 करोड़ में 178 करोड़ का कर्जा है, तो ये कंपनी के लिए एक ज़्यादा कर्जा है मेरे हिसाब से। तो कितना कर्जा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, पर इक्विटी में इसका डेप्थ है 0.67% के आसपास। तो इसका मतलब डेप्थ बहुत ज़्यादा है। छोटे कंपनी के ऊपर डेप्थ ज़्यादा होने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनना। और दूसरी बात, इस तरीके से बिजनेस में एक पॉइंट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि जब कोविड जैसे सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रेशराइज सिर्फ के सिर्फ यही कंपनी के ऊपर पड़ता है। आप खुद ही देख सकते हैं, बिग बाजार डूब गया, रिटेल जितने सारे काउंट है, जैसे ट्रेंड हो गया, ट्रेंड भी इस सेक्टर में लीडर है। तो जहाँ पे टाटा ग्रुप कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ रिलायंस भी काम कर रहा है। तो इस सेगमेंट में खुद को स्टेबल रखना, खुद को आगे बढ़ाना के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग का जरूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत का जरूरत है। तो क्या कंपनी उस मेहनत को कर पा रहा है? अगर देखा है तो कंपनी के देखिए आर ओ सी आर ओ दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। तो कंपनी कोशिश तो कर रहा है, मगर कोशिश कितना सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में, वो बहुत एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन मार्क इस कंपनी के ऊपर रह ही जाते हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोविड जैसे टाइम में इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने बिजनेस तो पूरा का पूरा बंद हो जाते हैं कोविड जैसे टाइम में, सिचुएशन में। और उस टाइम बिजनेस बंद है और कंपनी को जो कर्जा है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उसको तो सैलरीज देना पड़ता है, कर्जा भी मिटाना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी में एक घाटा देखने को मिल जाता है। यही कारण के वजह से इस सेगमेंट में जो जो छोटे छोटे प्लेयर है, जैसे वी मार्ट हो गया, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था जो जो कंपनी है, जैसे वी टू डिजिटल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में होते हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर आईपीओ में निवेश करना है, किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करना है, तो कंपनीज के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करें। हाँ, देखिए अभी मार्केट ट्रेंडिंग में है, अभी कोई भी आईपीओ आए शायद आपको पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट है। तो इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। और रही बात आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो आईपीओ निकल के आया है, 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक इसका आईपीओ डेट रहेगा। और 5 के फेस वैल्यू के हिसाब से 370 से लेकर 390 तक इसका प्राइस रेंज रखा गया है। 38 शेयर खरीदारी करना होगा। और कुल मिलाकर जो टोटल साइज है, इशू साइज 834 करोड़ के आसपास, मतलब टोटल साइज जो रहेगा 834 करोड़ के आसपास। अभी मुझे यहाँ पे एक मुझे डाउट जरूर लगा, क्योंकि इस कंपनी की कर्जा तो है, साथ ही साथ बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे। तो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहिए था, मगर हुआ कुछ यहाँ पे उल्टा। आप देख सकते हैं फ्रेश इशू कितना, बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है सर, 148 करोड़। और बाकी पैसा किसके जेब में जाएगा? ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा 686 करोड़। तो सोचिए, प्रोमोटर खुद माल बेचकर भागना चाहते हैं, खुद खुद के शेयर को बेचकर भागना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक चिंता वाला बात होगा ना। तो इस पॉइंट को आपको जरूर नोटिस करना होगा, क्योंकि इस पॉइंट हमेशा लोग नोटिस नहीं करते हैं। कंपनी के ऊपर नाम देख लिया, प्रॉफिट अच्छा है तो चलो बाई कर लो। हाँ, शायद आपको लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट हो गया। तो कंपनी की जो लिस्टिंग डेट है वो कब कब है? देखिए ओपनिंग डेट है आईपीओ का 30 ऑफ अगस्त, क्लोजिंग डेट है 3 सितंबर। और इसका अलॉटमेंट आएगा 4 तारीख को सितंबर में। 5 तारीख को आपको पैसा रिफंड किया जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो। और अगर आपको आईपीओ मिल गया तो 5 तारीख ही आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
और लिस्टिंग एंड देखने को मिलेगा 6 तारीख को। और आईपीओ का जो टोटल इशू प्राइस है, एक 38 लॉट्स आपको खरीदना होगा, सॉरी एक लॉट्स में 38 शेयर है, उसको खरीदना होगा, जिसका टोटल कीमत आएगा 14,782 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर जो जो प्रोमोटर है उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रदीप कुमार अग्रवाल, रोहित केडिया, उसके साथ विजय केडिया का भाई नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, अलग अलग नाम, आप राजेंद्र कुमार गुप्ता, इस तरीके से अलग अलग प्रोमोटर के नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ज़रूर लगा। अगर इस कंपनी का बिजनेस का मकसद अगर बिजनेस में निवेश किया होता, तो मैं कुछ ज़रूर ऑब्वियसली सोचता। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यूज़, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यूज़ में बताया जा रहा है कि कंपनी रीपेमेंट, और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब रीपेमेंट जो है, मतलब सॉरी प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट दोनों ही करने वाले हैं ऑफ ऑल, और मतलब जो पोटेंशियल जो पैटर्न्स है, आउटस्टैंडिंग जो बोरिंग्स है, मतलब जो कर्जा पहले ही कंपनी दूसरी कंपनी से लेके रखा है, उसको मिटाने के लिए इस पैसा इशू किया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ जनरल पर्पस है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि कंपनी को इशू प्राइस में फ्रेश इशू ज़्यादा रखना चाहिए था और ऑफर फॉर सेल कम रखना चाहिए था। बाकी मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी आईपीओ की खरीदारी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि शायद कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी दे, क्योंकि इस सेक्टर में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत लगा। और दूसरी बात, कंपनी में उतना क्लियर कट मुझे डेटा देखने को नहीं मिला, जिस डेटा के अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ। तो बाकी देखिए, मैं भी गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं, और गलत भी हुआ है बहुत बार। तो प्लीज़ ब्लाइंडली मुझे फॉलो करके बाय सेल मत करना, आपके ओपिनियन के हिसाब से करना, स्टडी करके करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।